लास्ट वीडियो में साझेदारी विघटन के संबंध में जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें साझेदारी विघटन क्या होता है, साझेदारी फर्म का विघटन किस प्रकार से किया जाता है, वो साझेदारी फर्म का विघटन करने के पश्चात जो रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है यानी वसूली खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है तथा उसके पश्चात में उसकी एंट्री किस प्रकार से तैयार की जाती है, वो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पश्चात में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, सुप्रिया और मोनिका साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 में है। 31 मार्च 2020 को उनका बैलेंस शीट इस प्रकार से था। देखो, असेट साइड देखें तो रोकड़ और बैंक था 40,500, स्टॉक 7500 रुपया था, विविध देनदार 21,500 का था, जिसमें से संदिग्ध ऋणों को घटा दिया गया था 500 रुपये का था, 21,000 से देनदार रह गए थे और स्थायी संपत्तियां 36,500 की थी। और दायित्व साइड देखें तो सुप्रिया की कैपिटल 32,500 थी, मोनिका की 11,500 थी, विविध लेनदार 48,000 के थे और संचय निधि यानी रिजर्व फंड था 13,500 का था। अब इसमें सूचना दे रही है 31 मार्च 2020 को फर्म का विघटन होता है। कब होता है? 31 मार्च 2020 को फर्म का विघटन या समापन हो जाता है। निम्न सूचनाओं से फर्म की पुस्तकों को बंद करना। अब इसमें क्या करना है? ये देनदारों से 5% छूट पर वसूली हुई। जो देनदार है या विविध देनदार 21,500 के हैं, उन पर डाउटफुल डेब्ट्स थे, जो संदिग्ध ऋण थे 500 रुपये का था, 21,000 देनदार रह गए थे, उन पर 5% की छूट पर वसूली हुई। स्टॉक से वसूली 7,000 रुपये पर की गई। स्टॉक पहले 7,500 का था, उसको बेचने पर 7,000 रुपये प्राप्त हुए। स्थायी परिसंपत्तियों से वसूली 42,000 रुपये की हुई। स्थायी संपत्तियां पहले 36,500 की थी और बेचने से लाभ हुआ तो 42,500 रुपये की सेल्स किया गया। वसूली वे 1,500 रुपये किया गया और लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया। ठीक है, आवश्यक रोजनामा प्रविष्टियां दें, यानी एंट्री देनी है। देखो, पहली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट की, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जो स्टॉक था वो कितने का था? 7500 रुपये का था। इसी तरीके से 21,500 के विविध देनदार थे और 36,500 की स्थायी संपत्तियां थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 65,500 रुपये आ जाएंगे। अगली एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जो विविध लेनदार थे वे 48,000 रुपये के थे। ठीक है, अब इनमें से 500 रुपये का प्रावधान बनाया गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 48,500 रुपये ट्रांसफर हो गए। अगला है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी 69,425 रुपया है वो की असेट्स रिलीज की गई थी। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, यानी जो क्रेडिटर्स थे वो 48,000 रुपये के थे। ठीक है, 1,500 रुपये एक्सपेंस हुआ था। कितना हुआ था? 1,500 रुपये का वसूली व्यय हुआ था, तो 49,500 रुपये होगा। इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो संपत्तियों को बेचने के पश्चात में जो राशि प्राप्त हुई है, यानी और दायित्वों के भुगतान करने के पश्चात में जो राशि शेष रही है 3,225 रुपये शेष रही थी, जिनमें से जो पार्टनर हैं इनके रेशियो में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। इनका रेशियो कितना है? इनका रेशियो दे रखा है 3:2 में है, तो 3:2 में ये ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और जो इनका 13,500 रुपये का जनरल रिजर्व था, उनको इनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफर करेंगे, 3:2 में कर देंगे, तो 13,500 रुपया है, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, यानी 81 रुपये 54 रुपया हो गया। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे, यानी तो उसमें सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट में तो आ जाएंगे 42,355 और मोनिका में आ जाएंगे 18,070, टोटल आ जाएगा 60,425 रुपये का पेमेंट करना। अब इसमें रियलाइजेशन अकाउंट या तो एंट्री की है अपन ने, अब जो एंट्री की है उसमें राशि किस तरीके से आई है वो रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से समझेंगे। देखो,
बैलेंस शीट में दे रखा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 500 रुपए के है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में कौन सी मद आती है और सीआर साइड में कौन सी मद आती है, वो क्लियर कर चुके हैं आप। तो प्रोविजन है 500 रुपए का, तो सीआर साइड आ जाएगी 500 रुपए। इसी तरीके से जो विविध लेनदार है उनको पेमेंट करना है तो 48,000 रुपए के हैं, ठीक है। और जो डेटर्स हैं वो 20,425 रुपए के रह गए। मैं कि उनमें से 5% का प्रोविजन बनाना था। स्टॉक था वो 7,000 का है और फिक्स्ड असेट्स है वो 42,000 रुपए की है। इसी तरीके से टोटल हो गई 69,425 रुपए की संपत्तियां हो गई। तो ये राशि है 69,425 रुपए जो असेट्स रिलीज की गई है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी 69,425 रुपए, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे असेट साइड का तो 1,17,925 रुपया हो गया। सॉरी, असेट साइड नहीं, सीआर साइड का करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बात करते हैं डीआर साइड की। अब डीआर साइड में कौन कौन सी मदें आती हैं वो पहले पढ़ चुके हैं। तो असेट ट्रांसफर करेंगे तो स्टॉक का जो स्टॉक था पहले कितने का था इस बैलेंस शीट में देखते हैं, 7500 रुपये का था। यानी जो डीआर साइड तो एक्चुअल होता है ना वो आता है, और सीआर साइड में जो इनका समायोजन होता है कितने में बेची गई और कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो आता है। तो स्टॉक हो गया 7500 रुपये का, सन्ड्री डेटर से 21,500 के रह गए, फिक्स्ड असेट्स है वो 36,500 रुपये की है, ठीक है। अब बैंक में देखते हैं तो क्रेडिटर्स तो 48,000 के हैं, रियलाइजेशन पर वे 1,500 रुपये का किया गया है और प्रॉफिट हुआ है अगर संपत्तियों को जो ये टोटल योग है इनका इस शेयर साइड का 1,17,925 का 7,500, 21,500, 36,500, 48,000 और 1,500 को माइनस करेंगे तो 2,925 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। सुप्रिया का अनुपात 3 अनुपात में कर देंगे और मोनिका 2 अनुपात में है तो इनका 1,755 और 1,170 रुपया प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अब इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने में सीआर साइड में बैलेंस बीडी है इनके 32,500 और 11,500 रुपया आ गया। अब 32,500 रुपया है जो इनकी पूंजी दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है। सुप्रिया की पूंजी 32,500 और मोनिका की पूंजी 11,500 रुपया है, ठीक है। अब इसमें जो रिजर्व फंड था वो रिजर्व फंड को इनके 3:2 में डिवाइडेड किया तो 8100 रुपये तो सुप्रिया के आ गए थे और मोनिका के आ गए 5400 रुपया। तो रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट हुआ था एक के हुआ था, सुप्रिया के 1755 का हुआ था और मोनिका के 1170 का हुआ था। टोटल कर लेंगे तो 18,017 आ जाएंगे और सुप्रिया के 42,355 रुपया आ गया। तो इनका बैंक में है टोटल इनका पेमेंट रहेगा वो 42,355 और 18,070 रुपया रहेगा बैलेंस को टोटल करने के पश्चात में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीता, Rita and Mita are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their balance sheet as on March 31st 2017 is as follows. इन तीनों की बैलेंस शीट दे रखी है। कैश एट बैंक 2500 रुपया है, स्टॉक 2500 है, फर्नीचर 1,000 का है, डेटर्स 2,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी 4500 रुपये का है। टोटल हो गया असेट साइड का योग हो गया 12,500। इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड में देखिए तो जनरल रिजर्व 2500 के हैं, क्रेडिटर्स 2,000 के हैं, कैपिटल है इनकी सीता की 5,000 है, रीता की 2,000 है और मीटा की 1,000 रुपये है। टोटल कैपिटल 8,000 हो गई तो टोटल हो गया 12,500। अब इनमें अब देखिए फर्म का समापन कर रहे हैं ये। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस, व्यापार को समापन कर रहे हैं। द फॉलोइंग अमाउंट्स वर रिलीज्ड, ठीक है। जो फॉलोइंग अमाउंट है वो क्या कह रही है देखो। प्लांट एंड मशीनरी 4250 रुपये पर बेची गई, पहले कितने की थी 4500 की, तो 250 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें। स्टॉक 3500 का बेचा गया, पहले स्टॉक था 2500 का, 1000 का फायदा होगा। डेटर्स 1850 के रह गए, पहले डेटर्स कितने के थे 2000 के, तो 150 रुपये का नुकसान हो गया। फर्नीचर 750 में बेचा गया, पहले फर्नीचर कितने का था 1000 का, तो 250 का लॉस हो गया। अब इसमें आगे कह रहे हैं सीता एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस सीता इज पेड आर साठ। यानी सीता है वो जो रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कर रहे हैं, संपत्तियों को बेच रहे हैं, उसमें जो किसी प्रकार का खर्चा हो रहा है उस खर्चे को वहन कर रही है और वो खर्चा है 60 रुपये का। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड आर 450। जो एक्चुअल रियलाइजेशन पर खर्चा हुआ है वो फर्म द्वारा 450 रुपये का भुगतान किया गया। क्रेडिटर यानी जो लेनदार है उनको 2% कम पर भुगतान किया गया।
देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स 250 की, यानी जो वहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड संपत्ति थी वो 250 रुपये की थी, विच वाज टेकन ओवर बाय रीटा आरएस 200 रुपये में, यानी जो अनरिकॉर्डेड संपत्ति थी 250 रुपये की, उसको टेकन ओवर कर लिया गया रीता द्वारा, कितने रुपये में कर लिया गया 200 रुपये में। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म को पुस्तकों के बंद करने के लिए नेसेसरी खाते तैयार करने हैं, ठीक है। अब अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं, यानी बुक्स ऑफ सीता रीटा एंड मीता के रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। अब इसमें लेनदार कितने गए, ऊपर बैलेंस शीट में देख लेते हैं। 2000 के, कितने गए 2000 के, 2000 आ गया। रिताज कैपिटल अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी जो अनरिकॉर्डेड असेट्स थी उसको रीटा द्वारा टेकन ओवर कर लिया गया, 200 रुपये आ गया, ठीक है। अब आगे देखें, बैंक के जो असेट्स रिलीज है उसमें प्लांट एंड मशीनरी 4250 की है, ठीक है, 4250 रुपये बेचा गया। इसी तरीके से डेटर्स है वो 1850 के, अठारह जो देनदार थे उनसे पहले 2000 के थे, लेकिन उनसे 1850 का ही भुगतान प्राप्त हुआ है, तो 150 रुपया कम रह गया, ठीक है, 1850 आ गया। इसी तरीके से स्टॉक है, पहले स्टॉक था 2500 का, तो स्टॉक को 35 रुपये बेचा गया, ठीक है। फर्नीचर पहले कितने का था, फर्नीचर पहले था 1000 रुपये का और 750 रुपये बेचा गया, यानी 10,350 की संपत्ति को बेचा गया था। कितने का बेचा गया था, 10,350 को संपत्तियों को बेचा गया था रुपये पर। टोटल करेंगे शेयर साइड का तो 12,550 आ जाएगा। इस तरीके से डीआर साइड देखें तो स्टॉक है वो पहले कितने का था, 25 रुपये का आ गया, ठीक है। इस तरह से फर्नीचर 1000 का था, डेटर्स 2000 के थे, प्लांट एंड मशीनरी 4500 की थी, जो राशि है पहले वाली वो इसी साइड आ गई, ठीक है। इसी तरीके से बैंक के जो लेनदार थे, यानी लेनदार कितने थे, कितने के थे 2000 के, अब उनको 2% पर कम भुगतान किया गया, यानी 2000 का 2% निकालेंगे तो 40 रुपया हो गया, तो उनको 40 रुपये का फायदा हुआ, तो उनको 40 रुपये का कम भुगतान किया गया, तो 1960 रुपये का उनको पेमेंट किया गया, ठीक है। इसी तरीके से सीताज कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो सीता ने 60 रुपये का रियलाइजेशन पर व्यय किया था, ठीक है, वो आ गया। अब इनका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद संपत्तियों और दायित्वों को माइनस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट पर खर्चों को, और जो इतनी संपत्तियों को बेचने से राशि प्राप्त हुई है उनको माइनस करने के पश्चात में 530 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी सीताज कैपिटल में इनका जो रेशियो है, यानी इनका रेशियो है 2:1, तो 2:1 में इनको डिवाइडेड कर देंगे, तो 212 212 106 रुपया आ गया, यानी टोटल 530 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ था। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तैयार करने से पहले जो सीता रीटा और मीता है, तीनों की जो पार्टनर्स कैपिटल में इनकी राशि दे रखी थी पहले 5000 2000 1000 रुपये आ गई इनकी जो राशि है, ठीक है। रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड में 25 रुपये थे, जो इन दो दो एक के अनुपात में डिवाइडेड कर दिया गया, और जो प्रॉफिट था रियलाइजेशन पर वो 212 और 106 रुपये आ गया, वो रियलाइजेशन पर 60 रुपये का व्यय किया गया था सीता द्वारा, वो आ गया, तो तीनों का टोटल करेंगे तो 6272 3212 और 1606 रुपये आ गया। अब डी आर साइड देखें तो बैंक में कितने 450, और रियलाइजेशन असेट्स है 200 रुपये की, उसने 200 रुपये में उसको टेकन ओवर कर लिया। इसी तरीके से बैंक में जो होगा वो 5822 3012 और 1606 रुपये हो जाएगा। अब इसमें बैंक अकाउंट में देखो किस तरह से आया ये देखो, यानी जो रियलाइजेशन क्रेडिटर थे उनको 1960 का भुगतान किया गया, सिताज कैपिटल एक्सपेंसेस 450 रुपये के हुए, सिताज कैपिटल 5812, रिताज कैपिटल 3012 और मिताज कैपिटल 1606 रुपया, टोटल हो गया 12850। बैलेंस बीडी है, मैंने मतलब कैसेट बैंक था इनका, बैलेंस शीट हम देखते हैं। कैसेट बैंक 25 रुपया है, ऊपर दे रखा है बैलेंस शीट में यहाँ पे, तो 25 रुपया इस साइड आ गया, और रियलाइजेशन असेट्स जो असेट्स का विक्रय हुआ है वो 10,350 रुपये का हुआ है, वो इसमें आ गया था, टोटल 12,850 रुपया ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नैना और आरुषि बराबर के पार्टनर हैं, 31 मार्च 2020 को उनका बैलेंस शीट ये दिया गया है। बैंक में पैसा है 30,000 का, देनदार 25,000 के हैं, स्टॉक 35,000 का है, फर्नीचर 40 का है, मशीनरी 60,000 की है, और नैना का चालू खाता है वो 10,000 का है।
यानी जो चालू खाता है वो 10,000 रुपये का अच्छे से दर्शा रहा है। इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड में देखें तो पूंजी है नैना की 1,00,000 और आरुषि की 50,000, लेनदार 20,000 के, आरुषि का चालू खाता 10,000 का है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 15,000 के हैं और बैंक अधिक विक्रय 5,000 का है। ठीक है, 2 लाख रुपए टोटल की संपत्ति दायित्व है। अब इसमें समायोजन करने हैं, यानी फर्म का विघटन हो रहा है, उसमें किस प्रकार से समायोजन करना है। नैना ने 50% स्टॉक को पुस्तक मूल्य से 10% कम कर लिया है। जो स्टॉक का है, स्टॉक 35,000 का है, उसका 50% 17,500 हो गया, तो उसको 10% कम कर लिया गया है, यानी 17,500 का 10% कम कर देंगे, उस पर लिया गया। शेष स्टॉक बचा है 17,500 का, उसको 15% लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, फर्नीचर और मशीनरी से क्रमशः 30,000 एवं 50,000 रुपये वसूल हुए, यानी जो फर्नीचर है वो पहले 40 का था, 30,000 रुपये में बेचा गया, और मशीनरी पहले 60 की जो 50,000 रुपये में बेची गई है, लॉस हुआ। गैर अभिलिखित यानी जो अनरिकॉर्डेड विनियोग थे, इन्वेस्टमेंट थे, उनको 34,000 रुपये में बेचा गया है। देनदारों से 31,500 रुपये ब्याज सहित वसूली हुई, यानी जो देनदार थे वो 25,000 के थे, उनसे ब्याज सहित वसूली 31,500 रुपये की हुई, और 1,200 रुपये पिछले वर्ष अपलिखित डूबत ऋण से प्राप्त हुए, यानी जो बैड डेब्ट्स था वो बैड डेब्ट रिकॉर्ड हो गया, 1,200 रुपये पिछले वर्ष के प्राप्त हो गए। इस तरीके से मरम्मत के बकाया बिल का 2,000 रुपये का भुगतान किया गया है। जो मरम्मत के बिल बकाया था उसका 2,000 रुपये का भुगतान किया गया। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक एंट्री दें, वो तथा बही खाता तैयार करें। देखो एंट्री देते हैं। अब इसमें देखते हैं जो संपत्ति, पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीनरी, यानी जो बैलेंस शीट में ये मशीनरी दे रखी है, देनदार 25 के, स्टॉक 35 के, फर्नीचर 40 के और मशीनरी है 60,000 रुपये की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 160 लाख, तो डेटर्स 25 के हैं, स्टॉक 35 का है, इस तरीके से फर्नीचर 40 का है और मशीनरी 60 की है। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब जो क्रेडिटर है वो 20,000 के हैं, ठीक है, उनको पेमेंट करना है, 20,000 कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 का है, ठीक है, उनको कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 25,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे तो उसमें क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे ऐड किया है, यानी 25,000 रुपये तो पहले कर दिया, बाद में 2,000 रुपये था, इसकी अलग अलग एंट्री भी हो सकती है, कॉमन एंट्री भी हो सकती है। 27,000 रुपये का तो इनको 20,000 का तो लेनदार थे, 5,000 रुपये का बीपी था, बिल्स पे सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट था, और 2,000 रुपये मरम्मत पर व्यय किए, तो टोटल हो गए 27,000 रुपया। आगे है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड असेट्स सोल्ड एंड बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड, यानी जो असेट्स है वो 1,57,825 रुपये की सेल्स की गई, तथा वो जो बैड डेब्ट्स के 1,200 रुपये थे वो प्राप्त हुए थे, जिनका टोटल करेंगे तो 1,57,825 रुपया आ जाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट 34,000 के थे, फर्नीचर 30 का है, मशीनरी 50 की है, डेटर्स को 90% पे करना था, 22,500 आ जाएंगे, और स्टॉक 20,125 आ जाएगा, और बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड 1,200 हुआ है, तो 1,57,825 रुपये टोटल ये संपत्ति हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट है नैनाज करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,750, यानी हाफ स्टॉक टेकन और बाय नैनाज एट 10% लेस, यानी जो 35,000 का स्टॉक था उसमें से 50% स्टॉक उसके द्वारा लिया गया, 17,500 का हो गया, उसमें 10% माइनस कर देंगे तो 15,750 रुपये शेष रह गया। इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नैनाज करंट अकाउंट टू आर करंट अकाउंट, रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट हुआ था वो इनका जो अनुपात बराबर बराबर था 57,188 मिस प्रिंट है, तो 15,575 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे हुआ है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है जिसमें संपत्ति बेची बेची जाती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनको मिला के और जो पेमेंट किया जाता है वो खर्चे होते हैं, उनमें से माइनस करते हैं, माइनस करने के पश्चात जितनी राशि शेष रहती है वो या तो प्रॉफिट रहती है या लॉस होता है। ठीक है, अब इनमें जो वर्क कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय था 15,000 का, वो इनको बराबर बराबर बांट देंगे और इन पार्टनर्स को। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नैनाज करंट अकाउंट टू आरुषिज करंट अकाउंट 75,775 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसमें 23,287 रुपया है, वो नेक्स्ट देखेंगे। और ये अब इसमें देखते हैं राशि किस तरीके से आई है। देखो इन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और जिसमें क्रेडिटर 20,000 के थे, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 का था, बैंक में इन्वेस्टमेंट 34 के थे, फर्नीचर 30, मशीनरी 50, डेटर्स 90% करेंगे तो 22,500 आ जाएंगे, और स्टॉक 20,125 का था, 15% का जो प्रॉफिट उसने 50% पे कमाया था उस सहित,
बेड डेप्थ 1200 रुपये के है, तो 1,57,825 की टोटल असेट्स रिलीज हो गई। अब नैनाज कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर, यानी नैना के द्वारा जो स्टॉक 15,000 का, सॉरी, वो स्टॉक लिया गया था वो 15,750 है, यानी 17,500 का लिया गया था, लेकिन 10% कम पर लिया गया तो 15,750 रुपये लिया गया था। ये जो 15,750 रुपया है, ये नैना द्वारा 10% कम पर लिया गया था, वो आ गया। ठीक है, अब इधर देखें, इनके डीआर साइड डेटर्स 25,000 के हैं, स्टॉक 35 का है, फर्नीचर 40, मशीनरी 60, तो 1,60,000। इस तरह से बैंक में देख, क्रेडिटर 20 के थे, बैंक ओवरड्राफ्ट 5 का था, आउट स्टैंडिंग बिल था 2,000 का, तो 27,000 ये हो गया। और इनका टोटल करने के माइनस करेंगे तो 5788 और 5788, इनका प्रॉफिट आ जाएगा बराबर बराबर, यानी 11,575 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार कर रहे हैं। ये पार्टनर्स में जो इनका बैलेंस बीडी है, एक 10,000 रुपये है। वर्कमैन कंपनसेशन 75 साढ़े सात हजार रुपया आ गया है। रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हुआ है जो आ गया है। और नैनाज कैपिटल 12,462 है। टोटल करेंगे तो टोटल आपको सामने आ गया है। बैलेंस बीडी है, केस है, बैलेंस उसमें बैंक में वो इस बैलेंस इसमें दिखा रखा है, बैंक में 30,000 रुपये कैश है। एक सेकंड। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पूंजी है, एक की 1,00,000 है, एक की 50,000 है, और उसी करंट अकाउंट में 23,227 रुपया है। टोटल कर लेंगे इस तरीके से, नैनाज करंट अकाउंट 12,462 आ जाएगा। बैंक में 27,538 और 73,287 रह जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सुमित, अमित और विनित पार्टनर है, लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 के रेशियो में करते हैं। 31 मार्च 2020 को उनका बैलेंस शीट इस प्रकार से है। मशीनरी 80 की है, विनियोग 1.5 के हैं, स्टॉक 10,000 का है, देनदार 35 का है, और 61 बैंक है, सॉरी, हस्तगत नौकट यानी कैश है इनके पास में 15,000 है, 2,90,000 रुपये की संपत्ति हो गई। इस तरीके से देखिए, पूंजी सुमित की 40, अमित की 50 और विनित की 60 है। टोटल 1,50,000 की पूंजी हो गई। लाभ हानि 10,000 रुपये के हैं। श्रीमती अमित से ऋण लिया गया है 40,000 का, विविध लेनदार है 90,000 के। अब इसमें फर्म का विघटन होता है। अमित अपनी पत्नी के ऋण के भुगतान के लिए सहमत हुआ है, यानी अमित अपनी पत्नी के ऋण के भुगतान, जो अपनी पत्नी से के द्वारा जो ऋण फर्म को दिया गया था, उसके भुगतान के लिए सहमत होता है। एक लेनदार जिसकी राशि 26,000 रुपये है, उसने राशि का दावा नहीं किया तो फायदा हो गया। अन्य संपत्तियां से निम्न वसूली हुई, यानी मशीनरी का विक्रय 17,000 रुपये पर किया गया। मशीनरी पहले थी 80 की, 10,000 रुपये कम में बेचे गए। विनियोग जिसका पुस्तक मूल्य 1,00,000 रुपये है, यानी इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 1,00,000 है, लेनदारों के खातों के पूर्ण भुगतान के लिए दी गई, यानी जो लेनदार है 90,000, तो उनके पूर्ण भुगतान में ये मशीन, ये सॉरी, ये विनियोग दिए गए। शेष विनियोग को विनित ने 45,000 रुपये में मूल्य पर ले लिया, यानी शेष विनियोग है, फिर विनियोग 1,50,000 के हैं, विनियोग 1,50,000 के हैं, जिसमें से विविध लेनदार 90,000 के हैं, उनको पूर्ण भुगतान किया गया, और जो शेष विनियोग रहता है, रहा था, वो 45,000 रुपये में विनित द्वारा ले लिया गया। स्टॉक को 11,000 रुपये में बिक्री कर दिया गया। पहले स्टॉक था 10,000 का, 11,000 में बेचा गया, 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। देनदारों से 3,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए, यानी जो देनदार थे, डेटर्स थे 35 के थे, तो उनसे 3,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए, तो 3,000 का लॉस हो गया। ठीक है, 32,000 शेष रह गए, और वसूली हुए 1,500 रुपये खर्च हुए। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वही खाते तैयार करना है। ठीक है, अब इसमें रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे, तो विविध लेनदार 90,000 के हैं, और श्रीमती अमित से लोन लिया गया 40,000 का आ गया। ठीक है, मशीनरी 70,000 की है, स्टॉक 11,000 के हैं, और डेटर्स 32,000 के हैं। ठीक है, इनका समायोजन जो बेचने के पश्चात में इतने रुपए की रही है, ये टोटल करेंगे 1,13,000 रुपये हो गया। और विनित कैपिटल अकाउंट करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो विनित ने इन्वेस्टमेंट को लिया था 45,000 रुपये में। अब जिनके मध्य फिर मशीनरी है, डीआर साइड देखें तो 80,000 की है। इन्वेस्टमेंट मशीनरी पहले थी, जो मशीनरी है पहले वाली, वो 80,000 की थी, साइड आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 के थे, स्टॉक 10,000 का था, डेटर्स 35,000 के थे, टोटल 2,75,000 रुपये आ गए। इसी तरीके से अमित की जो पत्नी थी, उससे लोन लिया गया था 40,000 का। ठीक है, और जो रियलाइजेशन पर खर्चा हुआ था 1,500 रुपये का।
टोटल हो गया 3,16,500। इनको माइनस कर देंगे सीआर साइड से डीआर को, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा 28,500 का। तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है हम 3:1 सॉरी 5:3:2 के अनुपात में, 5:3:2 के अनुपात में है। तो इस अनुपात में जो लॉस है वो ट्रांसफर कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो अमित के आ जाएगा 14,250, सुमित के 8,550, इस तरीके से विनित के आ जाएंगे 5700 रुपया। टोटल 28,500 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। तो इनकी पूंजी है पहले वाली, वो बैलेंस शीट में दे रखी है 40, 50 और 60। 40 और 50, 60 यहाँ पे आ गई। ठीक है, और मिस्टर अमित जो लोन है वो 40,000 रुपये का है। श्रीमती अमित का लोन है वो 40,000 का है। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है इनके मध्य 5,000, 3,000 और 2,000। तो टोटल हो गया 62,000, 53,000 और 85,000। ठीक है, अब रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट है वो 45,000 रुपये का विनित द्वारा लिया गया। अब रियलाइजेशन पे लॉस हुआ था 14,250 का, 8550 का और 5700 रुपये का। ठीक है, और इनका फिर लास्ट में रहा बैंक में 17,750, 44,450, 11,300 रुपया ये रह गया। अब बैंक अकाउंट से देखेंगे राशि किस तरीके से आई, देखो। यानी रियलाइजेशन पर जो खर्चा हुआ था 1,500 हुआ था। अमित की कैपिटल 17,750 है, सुमित की कैपिटल 44,450 है, यानी जो शेष रहा उस हिसाब से। और विनित कैपिटल 11,300 रुपया है, 1,28,000 रुपया सीआर बैलेंस हो गया। और इस तरीके से बैलेंस बीडी करेंगे तो 15,000 रुपये का इनका बैलेंस शीट में देखते हैं रोकड़ था, यानी नकद था इनके पास में 15,000 रुपये इस साइड आ गए। और इनका रियलाइजेशन पे जो संपत्ति को रिलीज किया गया है वो 1,13,000 रुपये है। अभी जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसमें आए थे 70, 11 और 32 से 1,13,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो 1,28,000 रुपये टोटल इनका हो गया। यहाँ पे नोट दे रखा है कि नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर इन्वेस्टमेंट टेकन और बाय द क्रेडिटर एज पर रूल्स। यानी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर सेटलमेंट किया जाता है देनदारों का या लेनदारों का तो उस संबंध में किसी प्रकार की एंट्री नहीं की जाती है। तो इस संबंध में सेटलमेंट में किसी प्रकार की एंट्री नहीं की गई है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मीना एंड टीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2 दे डिसाइडेड टू dissolve their firm on March 31, 2017 when their balance sheet was closed। मशीनरी 70, इन्वेस्टमेंट 50, स्टॉक 22, सन्ड्री डेटर्स 1,03,000, कैसेट बैंक 5,000 है, टोटल 2.5 लाख रुपए हो गया। और इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड में देखते हैं तो इनकी मीना की कैपिटल 90 है, टीना की 80 है, 170 की कैपिटल हो गई। और जो विविध लेनदार है वो 60,000 के हैं, और बीपी है बिल्स पेबल है वो 20,000 का है। ठीक है, अब इनमें फर्म का समापन कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या करना है अपन को। तो मशीनरी है, मशीनरी वर्क गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड स्टॉक वर्क गिवन टू बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट। देखिए इनकी एंट्री नहीं होगी। अभी पढ़ा था कि मशीनरी है वो उसका जो मशीनरी यहाँ पे दे रखी है 17,000 की, उनका भुगतान जो लेनदार है, लेनदार कितने 60,000 के, उनको फुल सेटलमेंट के रूप में मशीनरी दे दी गई। ठीक है, और स्टॉक है, स्टॉक दे रखा 22,000 का, तो 22,000 रुपये जो बीपी है बिल्स पेबल है उनके पूर्ण भुगतान के लिए 20,000 का बीपी है तो पूर्ण भुगतान के लिए सेटलमेंट कर दिया गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर टेकन और बाय टीना एट बुक वैल्यू, यानी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है यहाँ पे 50,000 का, तो जो पुस्तक मूल्य है उस पर टीना द्वारा ले लिया गया। सन्ड्री डेटर्स वो बुक वैल्यू आर एस 50,000, जो विविध देनदार है वो 50,000 रुपये है। टुक और बाय मीना एट 10% लेस, यानी जो 50,000 के देनदार हैं उन पर 10% के कम किया गया। एंड रिमेनिंग डेटर्स रिलीज आर एस 51,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू आर एस 2,000, वो जो रियलाइजेशन पे खर्चा हुआ 2,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, आज इसमें बता रखा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म, यानी फर्म की पुस्तकों को तैयार करना है, बंद करना है। ठीक है, अब इसमें पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। शेयर साइड में देखें तो विविध लेनदार है 60,000 के। ठीक है, बिल्स पेबल 20,000 के हैं। टीनाज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसने कितने टेकन ओवर किया 50,000 पर। मीनाज कैपिटल कितनी है 45,000, यानी 45,000 रुपये पर 10% इसने माइनस किया तो 45,000 रुपये पर लिया है, 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से बैंक डेटर्स तो 51,000 रुपये शेष रहे थे इन्वेस्टमेंट के, वो रिमेनिंग रह गए थे वो इसमें आ गए। अब लॉस हुआ, इसमें लॉस ट्रांसफर कर देंगे मीना को, उनके जो रेशियो है इनका वो रेशियो इसमें दे रखा 3:2 है।
रिटर्न करेंगे तो 12,600 आ जाएगा। इस तरह से टी9 कैपिटल आ जाएगी 8400, यानी 21,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, टोटल करेंगे 247 हो गया। अब इस साइड देखें, डीआर साइड, तो असेट ट्रांसफर किया है, मशीनरी 70,000 की है, इन्वेस्टमेंट 50,000 के हैं, स्टॉक 22,000 का है, सन्ड्री डेटर्स है 1,03,000 के हैं, जो विविध देनदार है 1,03,000 रुपये के हैं। ठीक है, और जो बैंक में वो रियलाइजेशन पर जो खर्चा हुआ था, बैंक के नाम से आता है, तो वो 2,000 रुपये खर्चा हुआ था। टोटल 2,47,000 रुपये आ गए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है इसमें, तो इनका बैलेंस बीडी है। जो कैपिटल है शुरुआत की, मीना की तो 90,000 की है और टीना की 80,000 रुपये की कैपिटल आ गई। ठीक है, 90,000 और 80,000 हो गए। इस तरीके से रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट टीना द्वारा 50,000 का किया गया है। कितना किया गया? 50,000 का। ठीक है, और डेटर्स है वो 45,000 रुपये के हैं, यानी 10% कम कर देंगे। इस तरीके से रियलाइजेशन में लॉस हुआ था 12,600 का और 8,400 का। अब इनका जो बैंक का वो बैलेंस रह जाएगा वो 32,400 और 21,600 रुपया शेष रह जाएगा। तो ठीक है साथियों, आपका ये फर्म का समापन या विघटन कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपकी क्यूरीज दूर कर दी जाएगी। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम के माध्यम से आपको मैसेज कर देना, सभी को ग्रुप में पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर।